नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर आज अच्छी बढ़त आई है। हालांकि हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का बड़ा मूव आएगा, लेकिन वो तेज़ी का तो खैर है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तेज़ी तो आनी ही है। बट द थिंग इज गेट कि इतना जल्दी बड़ा मूव आ जाएगा, हमको था कि ये सारा मूव मिला के एक्सपायरी पे होगा, लेकिन ठीक एक्सपायरी से पहले बाजार ने अपने आप को बहुत शानदार और अच्छे तरीके से पोजीशन कर रखा है। और मैं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे सेटल किया हुआ है। खैर एनी हाउ, मैं एक बार आपको ज़रा बता देता हूँ कि आज निफ्टी इस समय कैसे चल रहा है। 115 पॉइंट की तेज़ी आई है। पहले एक डेढ़ घंटे के अंदर कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन उसके बाद जो स्पीड पकड़ी वो एक तरफा चलती हुई गई और बाजार को डे हाई पे लेके आ गई। सेम विद बैंक निफ्टी भी लेके आई है। लेकिन इन दोनों के अंदर मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह बताऊंगा, फिर आप जरा इस बात को मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। ये बैंक निफ्टी 230 पॉइंट की बढ़त आई है और 47,727 पे आ गए हैं। आपको मैं दो चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। पहला, जो निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है ना, वो है 21,450 से शुरू होकर 550 तक का एरिया। एक बार जरा आप दिखाएं, निफ्टी का ही चार्ट वापस से दिखाइए और साथ में दिखाइए इंडिया विक्स भी, और फिर दिखाइएगा एडवांस डिक्लाइन भी। इस समय जो निफ्टी चल रहा है ना, ये तो 42 पॉइंट प्रीमियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं, इसको हटाओ, सीधा स्पॉट वाला लेके आओ। ये जो 40 पॉइंट के प्रीमियम के साथ 21,500 चल रहा है, ये वही है। कहने का मतलब कि 450 से 550 वाले एरिया के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर हमें एंटर किए हैं। ये रेंज अभी पार नहीं हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जरा विक्स दिखाओ तो विक्स करीब 8% ऊपर है आज। एथिकली देखा जाए तो एक कॉन्ट्रा होता है, जब जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो बाज़ार को नीचे जाना चाहिए, लेकिन आज तो बाज़ार ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो रहा है इसमें डाइवर्जेंस? ये जो इंडिया विक्स है एक्चुअली दो काम करता है। फर्स्ट इज़ फियर, सेकंड इज़ वॉलेटिलिटी। ये ना थोड़ी वॉलेटिलिटी को बढ़ा रहा है। जब हाई वॉलेटिलिटी पे आप आ चुके हो ना, तो स्विंग भी करवा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बाज़ार टूट सकता है, मेरा सिर्फ इतना बनाना है कि यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और हाई इंडिया विक्स खड़ा हो गया है। नहीं तो इंडिया विक्स को नीचे होना चाहिए था। ठीक, एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखाएंगे आप, जिसमें एफ&ओ के शेयर्स भी शामिल होते हैं। एडवांस डिक्लाइन, यस, ये रेशो है 1:4 का। ये जब तक 1:4 का मेंटेन रहेगा ना, तो बाज़ार नीचे नहीं आएगा। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह पे वो वॉलेटिलिटी दे रहा है, बट वो फियर नहीं मार्केट के अंदर कर रहा है। तो इस रेशो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आए, या तो रेजिस्टेंस पे बाज़ार थोड़ा रुक जाए, ये रेशो अपने आप बदल जाएगी, देख लेना आप। ठीक, तो दो चार चीज़ें ना आप अच्छे से लगा के रखो। इसलिए ना यहाँ पे जो भी आप फैसला ले रहे हो, जो भी कॉल ले रहे हो, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस एरियाज भी हैं, अभी ये पार नहीं हुए। यहाँ पे दो बार हम ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं। अब एक बार ज़रा बैंक निफ्टी दिखाओ तो बैंक निफ्टी का 47,000 से लेकर 48,000 तक का एरिया है, जो कि पूरा एक रेंज है जिसमें अगले 3-4 दिन इसको निकालने थे। बाज़ार ने बहुत ही खूबसूरती से आज 47,800 के आसपास आके प्लेस कर दिया। ये आप 700 देख रहे हैं, ये 800 के आसपास है। ये अगर 800 पार करेगा ना, तो आपको 48,000 भी दिखा देगा, लेकिन इसने भी 48,000 पहले भी दिखाया हुआ है, तो ये दो बार ऑलरेडी दिखा चुके हैं और ये टिपिकली शिफ्ट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे 8% बैंक निफ्टी के अंदर, 12% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है निफ्टी के अंदर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आज फ्रेश बाइंग है। ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भी आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जैन कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अलग रखे हैं, यानी कि आज बाइंग हुई है जो एक्सपायरी की वॉलिटिलिटी को जनरेट कर रही है, इसलिए इंडिया विक्स भी ऊपर हो गया। बट एनी हाउ, हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि हमको क्या 450 से 500 पार हो रहे हैं या हम 48,000 के ऊपर पार हो रहे हैं। इन दोनों लेवल्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। मैंने थोड़ा समय लेके इसके बारे में आपको जिक्र किया है। अब मैं जरा आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ, फिर हमारे मेहमान हैं इनफैक्ट आज के, जय पटेल, वो वेट कर रहे हैं, उनसे जरा मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। चंदन तापड़िया का, शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे वो। आपको ध्यान होगा 147 148 के आसपास उन्होंने गेल दिया था। 154 का टारगेट था। सुबह ऑलरेडी हमने उनके बारे में उनको बधाई भी दी है। और आपको ध्यान होगा ये बात का भी, 142-43 का पहले स्टॉप लॉस था, फिर उन्होंने शो में जाते जाते ये रिवाइज किया था और हमारे प्रोड्यूसर ने, हिमांशु ने भी उसको चेंज किया था, 146 लिख दिया था उस जगह पर ही। हमने आपको जाते आते बताया था कि इसका स्टॉप लॉस टारगेट फिर से चेंज करो, क्योंकि 151 तो शो के दौरान ही हो गया था वो। आज उसमें 154 वाला टारगेट हिट हो गया, 4% का गेन आपके पास आ गया।
डिविस लैब हमने ही आपको कन्विक्शन दिलवा दिया था, गेस्ट की तो खैर बात ही अलग है। हमने भी आपको बताया था कि डिविस लैब वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है ये अगली सीरीज के हिसाब से भी, और ये फार्मा का पुल बैक का शेयर है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है, 3% का गेन वहाँ से। जिंदल स्टील सर की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन आपको वहाँ से भी आया होगा। तो आप 4 और 3 7 और 2 9% है। अभी 9% में से 50% सीधा हटा दो, सारी गलतियाँ माफ़, 50% हटा दिया हमने सारा, और 50 हटा दो। चलो अब 9 का आधा बनता है 4.5, 4.5 का आधा बनता है 2-2.25%। 2-2.25% का गेन तो आप इंट्राडे आपको मिला ही होगा, या स्विंग का बेनिफिट तो मिला ही होगा। इसलिए इस कार्यक्रम की इंपॉर्टेंस है। अगर 2-2% भी आप जोड़ोगे तो 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन है, 40% का गेन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है ना। तो मैं सिर्फ एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड से हम सिर्फ प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव के ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही हम आपके सामने रखते हैं। हम आपको ज़्यादा वेट कराने के पक्ष में नहीं है। बाजार कहीं का कहीं जा सकता है, इसलिए वेट ना कराया जाए। आपको अलग ही फीलिंग आती होगी, और शोज़ में भी आप रहते हैं आगे पीछे, और चैनलों में भी रहते होंगे, बट आपको ये 12 बजे का शो अनूठा और बेहतरीन लगता होगा। आपको भी लगता होगा कि हाँ, यहाँ जो शेयर डिस्कस हो रहे हैं वो बिल्कुल कोर शेयर हैं, उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर ट्रेडर्स को। सर डेफिनेटली डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। ये शो की खासियत यही है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम देते हैं जो इवेंचुअली 1 या 2 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट हिट होने के चांसेस ज्यादा है, और रिटर्न कम से कम आ जाते हैं। 2.5 से 3% का मिनिमम रिटर्न मुझे लग रहा है ये शो में ट्रेंडिंग मार्केट में आ ही जाता है। सो डेफिनेटली ये शो का महत्व ये है, और प्लस जो एफएनओ स्टॉक्स है वो क्वालिटी कंपनीज होती है, इंडिया की टॉप अच्छी कंपनीज होती है, तो उसका भी फ्रूटफुलनेस होता है कि सपोर्ट काफी अच्छा आ जाता है, ना कि कोई क्वालिटी के हिसाब से कोई टेंशन नहीं होता स्टॉक्स में। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स और इवन व्यूअर्स को यही फायदा होता है कि अच्छी कंपनीज में निवेश करने के मौके मिल रहे हैं, और अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनको अच्छा सा एक 30 मिनट्स के अंदर 5-6 स्टॉक्स उनको मिल जाते हैं, तो काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं उनको चूज करने में एक दिन के ट्रेडिंग के लिए। सो बहुत अच्छा शो है और काफी ट्रेंड कर रहा है। सो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस। नहीं बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन तो उल्टा मेरे को आपको देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे मेहमान ही हमको गाइड करते हैं, और इस गाइडेंस के बदौलत ही ये रिपोर्ट कार्ड हम दिखा पाते हैं। कोई पार्शियलिटी नहीं करते, सीधा साफ सुथरा शो है, आपके सामने शेयर चुनते हैं, आपके सामने ट्रेड लेते हैं। और खूबसूरती इस शेयर की ये भी है कि इसमें बैन वाले शेयर्स भी मान लीजिए अगर हम ले लेना तो आप कैश में ले सकते हो उनको, और आपको एक और फैसिलिटी भी मिलती है, अब ऑप्शंस के ट्रेड भी हम भर भर के देते हैं, ताकि आपके कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा रिटर्न आ जाए। तो ये हमारी सारी कोशिश है इस शो को और बेहतर करने की। अगर कोई सुझाव हो किसी भी मेहमान का या किसी हमारे व्यूअर का, तो हमको भेज भी सकता है, और हमें कोई हिचक नहीं होगी उस अच्छे सुझाव को मानने में। खैर आगे बढ़े। जय पटेल, पहले मैं आपसे ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेना चाहता हूँ। हमारे पास पक्के सपोर्ट है, वो हमको पता लग गया, 21,000 21,200 वाले, और बैंक निफ्टी पे 47,000 47,300 500 का। रेजिस्टेंस भी है, वो आपको पता है 450 से 550 का है, और बैंक निफ्टी के लिए 48,000 का है। तो अभी तो हम उसके बीच में ही हैं सर। प्रोबेबिलिटी क्या है सर, बीच में ही रहेंगे अगले 2-3 दिन के लिए, या फिर कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे? तो डिम्पी जी, यहाँ पर जैसे ओआई डेटा दिख रहा है, काफी आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर भी था आज के दिन में। प्लस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा ओआई डेटा के हिसाब से लग रहा है कि 21,500 का ब्रेकआउट हम डेफिनेटली विटनेस करेंगे ये एक्सपायरी से पहले। बट अभी के लिए आई वोंट सजेस्ट कि कोई कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा कॉशियस है, रेजिस्टेंस वाला जोन है। सो वहां पर थोड़ा मुझे कॉशियस लग रहा है। इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, ऑल्सो ओआई डेटा जो इंडिकेट कर रहा है आज अगर ये ब्रेकआउट भी हो गया तो मुझे लग रहा है आज के दिन में ही 21,570 तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर आज ब्रेकआउट हुआ तो। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा निफ्टी से अभी हटकर रहना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस जोन में तो अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है अभी के लिए, सो वहां पर बने रहना चाहिए। निफ्टी को अभी थोड़ा ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आज के दिन। ओके डन, तो आप थोड़ा अवॉइड करें सर। बैंक निफ्टी पे भी कोई कॉल होगी कि बैंक निफ्टी को भी अवॉइड करना है ना? इसके पास भी सर 48,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सो डेफिनेटली डिम्पी जी, 48,000 का रेजिस्टेंस एरिया काफी, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए दोनों इंडेक्स को मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज 100 पॉइंट 200 पॉइंट की मूव के लिए 600 पॉइंट का रिस्क थोड़ा मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि दोनों अभी अवॉइड करें। स्टॉक्स में काफी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर देख के चलना चाहिए।
ठीक है, तो दोनों में हम अवॉइड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और हमारा तो खुद का मानना ऐसा है कि इस सीरीज़ का ना बहुत ही शांत ही एक्सपायरी होगी। अब आप देखिएगा, हालांकि उम्मीद है, अब देखते हैं, अभी तो रेजिस्टेंस कोई पार हुआ नहीं, बीच में ही कर रहे हैं काम, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसलिए जय का भी यही मानना है कि दोनों को अवॉइड किया जाए, छोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं हम फंस ना जाएं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ना हो जाए। अच्छा, फंसेंगे नहीं आप अगर तेज़ी ले लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है ना, आपसे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगा। पैसा तो एक ही है, वो अच्छी जगह पे नहीं जाएगा, गलत जगह पे पार्क हो गया ना, वो वहीं पड़ा रहेगा, तो गेन भी नहीं होगा आपको, है ना। तो इसलिए अच्छे शेयर्स में ज़रा पैसे को पार्क करवाने के लिए अब हम ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। जय, दो शेयर हमने निकाले हैं जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। पहला शेयर है बीपीसीएल का, दूसरा आरबीएल बैंक का। आज आरबीएल बैंक खुलते ही इसने इंटरेस्ट जगाया, करीब 1.5-2% गैप के साथ खुला, लेकिन उसके बाद स्पीड नहीं पकड़ रहा, लेकिन डाटा पॉजिटिव है इसका। बीपीसीएल भी सर इसी कैटेगरी में आता है, जरा दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। सो बीपीसीएल पर डेफिनेटली अभी मोमेंटम भी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज सबसे अच्छा गेनिंग सेक्टर भी है, और प्लस हिंद पेट्रो देखे, वो आईओसी देखे, बीपीसीएल देखे, तीनों में काफी अच्छी तेजी लग रही है। और चार्टिकली भी काफी कंसोलिडेशन जोन के बाद ये स्टॉक ने अच्छा अपसाइड दिखा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक को बाय करके जाना चाहिए। 475 तक के टारगेट आ सकते हैं ये स्टॉक में। इनिशियल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सो 475 वुड बी अ टारगेट। और स्टॉप लॉस के तौर पर ये स्टॉक में अराउंड 440 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी अभी मोमेंटम है। बट आरबीएल बैंक को मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज आज के दिन में भी काफी अच्छे ओपनिंग के बाद वापस से वो निचले स्तर पर चल रहा है। दिन के हाइक को क्रॉस नहीं कर पाया, प्लस प्रीवियस डे को क्रॉस नहीं कर पाया जो 280 का लेवल है, तो वहां से रिबाउंड आ रहा है निचली साइड में। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, आरबीएल को, बीपीसीएल को लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, बीपीसीएल को लॉन्ग करना चाहिए, आरबीएल बैंक को आप कह रहे हैं कि रुक जाना चाहिए। ये आज 2% गैप के साथ खुला था, लेकिन उसके बाद स्पीड नहीं बना पाया। मेरा ऐसा मानना था कि चलना चाहिए, बट आज दिखा नहीं। तो इसलिए स्टॉक्स पे जो रिकमेंडेशन है आप उसको एक एक करके नोट करते जाएं। दो में से एक शेयर का चुनाव हो गया, बीपीसीएल। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, 440 का स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ से करीब करीब 13 रुपये नीचे है, और करीब 20 से 22 रुपये तक का आपको गेन आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा नीचे और मिल जाए तो और अच्छी बात है, अपना रिस्क वर्ड को ठीक कर लेना। तो अजय पटेल का पहला सौदा हो गया बीपीसीएल। ये आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ, इसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम कल जय पटेल का दिखाएंगे आपको, तो उससे पहले आप जरा सब चीज़ें नोट कर लें। सर, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर भी हैं हमारे पास, आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। एक बीपीसीएल का ही पीयर है आईओसी, एक बार इसको आप चेक कर लो सर, ये 2-2.5% ऊपर है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और आज ना ट्यूसडे के दिन एक फ्रेश राउंड ऑफ अ बाइंग हमको डिफेंस शेयर में भी मिल रही है, कुछ कैश में और कुछ डेरिवेटिव्स के। तो डेरिवेटिव्स में तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, HEL, उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग है। सर जरा दोनों शेयर चेक कर लो, कोई ट्रेड है तो बताइए। तो मुझे दोनों स्टॉक्स एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। आईओसी फिर भी अभी बीसीएल का पीयर्स है, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा। बट सबसे पहले एचएल की बात करें, एचएल में आज मुझे मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। डिफेंस टेक सेक्टर में आज वापस से मोमेंटम आया, वो जो न्यूज के हिसाब से चल रहा है वॉरशिप्स का। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बस बनता हुआ दिख रहा है। 2850 तक के पहले टारगेट शॉर्ट टर्म की बात करो, एक दो दिन के अंदर एचएल में हिट हो सकते हैं। सो 2850 तक के टारगेट आ सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस भी काफी छोटा रहेगा, 2720 का स्टॉप लॉस रख के एचएल पर ट्रेड ले सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है आईओसी, आईओसी पर भी काफी अच्छा व्यू बन रहा है। स्टॉप लॉस अराउंड 125 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। और अपसाइड के लिए मुझे लग रहा है 129-130 के रेंज में ये स्टॉक आ सकता है। काफी डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी एक जो पॉज के बाद ये स्टॉक ने अपसाइड दिखाया, ब्रेकआउट काफी आया, और ऑल टाइम हाई के वहां पर अभी चल रहा है आई गेस। तो यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम और कैरी ऑन हो सकता है। दोपहर के बाद अराउंड 2 बजे के बाद वापस से बीपीसीएल और आईओसी दोनों पर बाइंग वापस से कैरी ऑन हो सकता है। सो दोनों में लॉन्ग रहने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 125 का, और टारगेट 129-130 के बीच में आईओसी पर रख के चल सकते। ओके सर,
आईओसी आपने दे दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स आपने दे दिया, बीपीसीएल आपने दे दिया। मान लीजिए किसी को एक ही ऑल मार्केटिंग कंपनीज में काम करना हो तो दोनों के लेवल्स हमने रख दिए अपने हिसाब से, अपना रिस्क रॉड चेक करके या अपनी पोजीशनिंग चेक करके भी आप ले सकते हो। यहीं पे हमारा तेज़ी का सेगमेंट ख़त्म हो गया। हमने 4 शेयर तेज़ी के पता करने थे, 2 लॉन्ग के और 2 कवरिंग के। तो 2 में से 3 शेयर पास होके आ गए जिसमें आपको शॉर्ट कवर यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया, स्टॉप लॉस भी मिला, उसका टारगेट भी मिला। वाली वाले शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, तो जरा दिखाइए आज के फ्रेश शॉर्ट शेयर्स। सर 2 शेयर हमने निकाले, एक तो मन्नापुरम, दूसरा जुबलेंट वुडवर्क। जुबलेंट तो खैर स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छा है बट आज कवरिंग करवा रहा है तो इसलिए हमने जरा पता किया आपसे। 2% नीचे, और दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस 2.5% नीचे है। कोई ट्रेड बनता है बिकवाली का या कोई पुट लेनी है तो वो बता दीजिए। सो दोनों में सर एक्चुअली आई वुड पास, बिकॉज यहाँ से दोनों को सपोर्ट के वहां पर स्टॉक्स मिल रहे हैं अभी। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा यहाँ पर अभी लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है आने वाले दिन में। शॉर्ट पोजीशन के लिए मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक्स रेडी है, क्योंकि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे दोनों वहीं के सपोर्ट के वहां से अभी सपोर्ट लेके चल रहे हैं और बाउंस बैक भी दे रहे हैं। सो थोड़ा वेट करना चाहिए आई गेस दोनों शॉर्ट्स के लिए। बट दूसरे जो सजेशन है आई कैन लाइक टेल यू के अराउंड एमसीएक्स में काफी मुझे लग रहा है कि फॉल दिख रहा है मुझे। सो एमसीएक्स वुड बी समथिंग फ्रेश शॉट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर्स से। ठीक है सर, फिर अगर आप इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हो एमसीएक्स से कि शॉर्टिंग के लिए एमसीएक्स ज़्यादा ठीक है, फिर मेरे को लेवल्स बता दो सर, इसका टारगेट भी बता दो। सो एमसीएक्स की बात करें तो इंट्राडे चार्ट पर हमने कल का लो नीचे ब्रीच होते हुए देखा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी कैरी ऑन हो सकता है निचली साइड पर अराउंड 3020 तक के इनिशियल टारगेट आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। सो एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है काफी फॉल अभी भी बाकी है डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट दोनों के लिए। स्टॉप लॉस कंसिडर करना तो अराउंड 3180 तक के स्टॉप लॉस को कंसिडर करके चल सकते हैं एमसीएक्स पर, जो इवन पाइवट लेवल भी है और वीवेप भी है। सो दोनों के लिए ये स्टॉप लॉस काफी अच्छा रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर होगा। वो भी काफी सेल साइड में काफी शॉर्टिंग साइड में अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। कल के प्रीवियस लो के वहां पर भी चल रहा है, उसको ब्रिज करने ही वाला है। सो वहां से मुझे एक अपॉर्चुनिटी लग रही है डेली चार्ट पर। सो वहां से अराउंड 499 तक के टारगेट हिट होते हुए दिख सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट साइड में। स्ट्रक्चर भी काफी वीक है, लोअर हाई लोअर लो दिख रहा है पैटर्न में। और मुझे लग रहा है वापिस से एक आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। स्टॉप लॉस अगर रखना हो ये स्टॉक में तो आई वुड सजेस्ट अराउंड 520 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ट्रेड ले सकते शॉर्ट। ठीक है डन सर, यही खूबसूरती है इस शो की। हमने जो शेयर आपसे पता किया, आपने कहा दोनों में ट्रेड नहीं बनता, आपने उसको हम्बली गिरा दिए। उसकी जगह पर आपने हमको 2 शेयर और दे दिए, एक तो एमसीएक्स जिसका टारगेट 3020 तक आ सकता है, और दूसरा एलआईसी। एक बार जरा वो भी दिखा दीजिए। वो शेयर भी आप कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा वीक होता हुआ दिखेगा आपको। खैर एनी हाउ, ये दोनों शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए, एलआईसी हाउसिंग का टारगेट और साथ ही एमसीएक्स का। सर आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं तो जरा वो भी बता दीजिए। आज जो ट्रेडिंग कॉल थे वो अराउंड पहला था टाटा केमिकल्स पर। टाटा केमिकल की बात करें तो काफी अपसाइड आज ये स्टॉक ने दिखाया। हालांकि थोड़ा अभी रिसेंटली 15 मिनट्स लास्ट 15 मिनट्स से काफी अपसाइड दिख गई ये स्टॉक में। बट अभी भी मुझे लग रहा है 1135 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर थोड़ा मैं स्टॉप लॉस अपर साइड पर शिफ्ट करना चाहूंगा। अराउंड 1040 के स्टॉप लॉस को रख के 1135 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं टाटा केमिकल्स पर। दूसरा जो स्टॉक होगा वो डिवीज लैब होगा। जैसे आज भी रिपोर्ट कार्ड में हमने डिवीज लैब को देखा, वही सेम मोमेंटम कैरी ऑन कर रहा है आज के दिन में भी। 3800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस से 3900 के लेवल्स को छुएगा और आज या कल के अंदर ही छू लेगा। सो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम डिवीज लैब पर भी लग रहा है मुझे। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ दिखा रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस किसी को कंसीडर करना हो तो अराउंड 3780 के कर सकते हैं स्टॉप लॉस। मैंने थोड़े ऊपर के साइड शिफ्ट किया क्योंकि बाजार में लास्ट 15 मिनट्स में भी ये स्टॉक भी बढ़ गया। सो ओवरऑल दोनों मोमेंटम प्ले के लिए ले सकते हैं। और टाटा केमिकल्स डिवीज लैब काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कल के। ठीक है जय पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सभी सौदे बताने के लिए। 2 शेयर आपने अपनी तरफ से जोड़े, एमसीएक्स और दूसरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। 2 आपके ट्रेडिंग कॉल्स हैं, टाटा केमिकल प्लस और डिविस लैब।
इससे पहले आपने हमको बीपीसीएल, आईओसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स दिया है। तो 3 और 2 5 और 2 7 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं और इंडाइसिस को रखा है अवॉइड की कैटेगरी में। नो बाय, नो शॉर्ट। और अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो एक बार ज़रा आप ऑप्शंस ट्रेड जाके चेक करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हम ये बात क्यों कह रहे थे या क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये सभी ट्रेड कल के रिपोर्ट कार्ड को बनाएंगे तो आपने सभी लेवल्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये हमारी हेल्प करने के लिए और बताने के लिए इस समय क्या किया जाए। अब मेरे